गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सीएमए इंटर का एमसीक्यू का क्लास ले रहा था। उसी में आज का जो क्लास है वो स्टेटमेंट्स के ट्रू और फॉल्स होने को जज करने को लेकर के है। मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको खाली ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स को बनाने के चक्कर में थोड़े बेकार टाइप के बन गए हैं और उन क्वेश्चन को या तो मैं इग्नोर करूंगा या इंस्टीट्यूट ने जो आपको आंसर दिया हुआ है मैं वो आंसर आपको बोल दूंगा, लेकिन वो बेकार क्वेश्चंस हैं। ओके, तो उन्होंने भी वो क्वेश्चन को बस नंबर बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने वो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, देयर आर अराउंड 82 क्वेश्चंस, 82। ओके, सो लेट मी स्टार्ट वन बाय वन। आप क्वेश्चंस को बोर्ड पे देखिए और आपके पास भी ये बुकलेट होगा, या अगर नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट की साइट से एमसीक्यू का वो जेरोक्स करवा करके प्रिंट आउट लेकर के डाउनलोड करके आप ये बुकलेट आपके पास रखिए और ट्रू फॉल्स सामने में लिखते जाइए। मेमोरेंडम जॉइंट, पहला मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम को वेंचरर्स, नो टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, receipt and payment account is prepared by adopting cash principle of accounting, true. Receipt, payment, cash receipt, cash payment, true. As per AS 9, revenue from interest should be recognized on time proportion basis, true. इंटरेस्ट में टाइमिंग का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 महीना का इंटरेस्ट 3 महीने के इंटरेस्ट से छोटा होता है। 4 नंबर, बैड डेट रिकवर्ड इज क्रेडिटेड टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट, नो। उसका जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, नो टू बैड डेट रिकवरी, और वो अलग से पीएल में जाता है। सो बैड डेट रिकवर्ड इज क्रेडिटेड टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट का आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, न्यू पार्टनर पेज प्रीमियम फॉर गुडविल, यस, which will be shared by old partners in their new profit sharing ratio, no, in their sacrificing ratio। तो ये हो गया false। no मैं बोलूंगा तो वो false है, yes मैं बोलूंगा तो वो true है। One of the objective achieved by providing depreciation is saving cash resource for future replacement of assets, very correct, true। क्योंकि डिप्रीशिएशन में कैश लॉस तो होता नहीं है, कैश एक्सपेंस तो होता नहीं है। आप डिप्रीशिएशन प्रोवाइड करते हो तो आपकी प्रॉफिट गिर जाती है, लेकिन कैश प्रॉफिट नहीं गिरती है। तो कैश आपके पास जमा होता जाता है। तो बाद में जब रिप्लेसमेंट का वक्त आता है तो इतना कैश आपके पास जमा हो जाता है कैश प्रॉफिट के फॉर्म में कि आप आराम से एसेट को रिप्लेस कर सकते हो। 7, रॉयल्टी अकाउंट इज ए रियल अकाउंट इन नेचर। रॉयल्टी तो पीएल वाला अकाउंट है, तो रियल कहां से होगा, नॉमिनल होगा, तो इसका आंसर इज फॉल्स। एज पर AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच वर्क टू विच एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच द वर्क टू विच एक्सपेंसेस रिलेट इज परफॉर्म्ड। नॉर्मल बात है, हम लोग उसी एक्सपेंस को ही पीएल में लिखते हैं जितना काम हम लोगों ने किया है। हाँ, अगर कोई एंटिसिपेटेड लॉस हो, एक्सपेक्टेड लॉस हो, फोर्सिएबल लॉस हो तो उसको प्रोवाइड करते हैं, पर ये एक्सपेंस को लेकर के है कि एक्सपेंस जो पीएल में रिकॉग्नाइज होता है वो वही वाला होता है जितना काम हमने कंप्लीट किया है, और उसके लिए जितना एक्सपेंस बुक किए हैं वही एक्सपेंस पीएल में जाएगा। इसको मैं ट्रू बोलूंगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अनक्लियर है बट फिर भी चलेगा। नंबर 9, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ब्रांच आउट ऑफ पेटी कैश बैलेंस आर डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वहां पे बैठ जाइए अंदर, वहां पे, या मेरे चेंबर में बैठ जाइए, मैं आ रहा हूं।
वहीं बाहर में बैठ जाइए, मैं आ रहा हूं। Expense incurred by branch out of petty cash are debited to branch account by the head office. अब ये कौन से मेथड का सम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बाई दी हेड ऑफिस लिखा है तो चलो एक बार इंडिपेंडेंट ब्रांच है मान लेते हैं। ये क्वेश्चन अनक्लियर है। मैं इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए मैं बोल देता हूं, मान लीजिए ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ब्रांच आउट ऑफ पेटी कैश बैलेंसेस आर डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट बाय द हेड ऑफिस। मैं इसको फॉल्स बोल रहा हूं, बिकॉज द आंसर इज वो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। ओके, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट नहीं होगा हेड ऑफिस की बुक्स में। और ये तो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, तो इस सारे ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग ब्रांच अपने बुक्स में करेगा। ये ब्रांच और एचओ के बीच का ट्रांजैक्शन तो है नहीं कि एचओ इसको रिकॉर्ड करेगा। तो क्वेश्चन के अनक्लियर होने की वजह से हम इस क्वेश्चन के आंसर को रिजर्व कर सकते थे, लेकिन assuming that it is an independent branch, assuming that branch maintains its own books, so ये वाला एक्सपेंस का एंट्री ब्रांच अपने बुक्स में करेगा, एचओ को करने की जरूरत नहीं है। एचओ तो ब्रांच और एचओ के बीच के जो ट्रांजैक्शन होता है सिर्फ उसी को ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड करता है, पर ब्रांच एचओ और ब्रांच के बीच के ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करता है और ब्रांच के घर में जो पर्सनल जो उसके अपने ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको भी रिकॉर्ड करता है। तो ये देखने से लग रहा है कि ब्रांच के यहाँ अपना ट्रांजैक्शन हुआ है जिसका एंट्री वो एक्सपेंस टू एचओ करके लिखेगा। ঠিক আছে, দাঁড়া দাঁড়া আমি আসছি, একবার पॉज करके आओ, ऊपर में भाग के मत जाना। 2 मिनट बैठो बेटा, मैं आ रहा हूं। नंबर 10, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशियो। नो, द प्रॉफिट और लॉस रेशियो विल बी इक्वल, सेम। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम इज कॉल्ड प्रॉफिट, फॉल्स, इट्स लॉस। Current liability represents a potential obligation that could be created depending on the outcome of an event. False, it's contingent liability. Current liability is a real liability. वो किसी potential obligation की बात नहीं है, वो current obligation है। The primary stage of accounting function is called bookkeeping. True. Normal जो first chapter है उसके base का question है। In dual aspect concept, the assets represent the economic resource of the business. True. Asset वो economic resource है जो कंपनी जिससे बिजनेस जो है वो प्रॉफिट डिराइव करता है। सो अनुपम पॉज करो। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन। According to Accounting Standard 2, inventories are held for sale in the normal course of business. Answer is true, but that is about inventory of finished goods. I mean inventory of trading goods you can say. क्योंकि जो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल या WIP के फॉर्म में रहती है उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैन्युफैक्चर करने के पर्पस के लिए होल्ड करते हैं। बट स्टिल अगर इन्वेंट्री को सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स बोलेंगे तो वो रॉन्ग नहीं है। 16 नंबर, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज ए रेवेन्यू प्रॉफिट। नो, इट्स ए कैपिटल प्रॉफिट, इट गोज डायरेक्टली टू दी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 15 का आंसर ट्रू था, 16 इज फॉल्स।
17 डेप्रीसिएशन इज एन एक्चुअल लॉस। ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। डेप्रीसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। अब ये एक्चुअल लॉस किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहता है ये पता ही नहीं चल रहा है। अगर बोलें कि भाई पीएल में डेबिट होता है कि नहीं, आंसर इज यस। कैश लॉस है कि नॉन कैश लॉस है, आंसर इज इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। लॉस तो बोलना नहीं चाहिए, नॉन कैश एक्सपेंस बोलना चाहिए। अब डेप्रीसिएशन इज एन एक्चुअल लॉस, तो एक्चुअल से क्या मतलब है ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। सो फॉर मी इट्स एन इनकरेक्ट क्वेश्चन। और अगर कोई मेरे को खाली इतना ही बोले कि डेप्रीसिएशन एक्चुअल में लॉस है कि नहीं, तो आंसर इज यस, एक्चुअल में लॉस है, पीएल में डेबिट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अपन बोलते हैं ना, तो एक्चुअल लॉसेस को ही तो बोलते हैं। तो मेरी नजर में अगर खाली इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली एब्रप्ट फॉर्म में दिया जाए तो मैं तो ट्रू बोलूंगा, पर तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने इसके सामने में एफ लिखा है और उसकी नजर में यही है कि ये कैश लॉस है या नॉन कैश लॉस है। उसकी वजह से क्वेश्चन इस तरह से बना करके उन्होंने दे दिया है। सो टू माई माइंड डेप्रीसिएशन इज एन एक्चुअल लॉस, द आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ बिल मीन्स the acceptor refuses to honor his commitment on the due date and payment of the bill on presentation doesn't take place। 18 नंबर, डिसऑनर का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली बिल्स पेएबल, जिसने साइन किया, एक्सेप्ट जिसने किया, उसने पेमेंट नहीं किया, तो आंसर इज ट्रू। कंसाइनी इज द पर्सन who sends the goods to agents, false, consignor is the person। average clause is a clause contained in fire insurance policy। yes, fire insurance policy में average clause होता है। ट्रू लिखना पड़ेगा ना, सॉरी। In case of hire purchase, ownership passes at the time of sale, no on the payment of the last installment। Minimum rent is also called dead rent or fixed rent, true। Revenue expenditure is the outflow of funds to acquire an asset that will benefit the business for not more than one accounting period, true। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द आउटफ्लो ऑफ फंड्स टू अक्वायर एन असेट, वर्ड थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगता है। टू अक्वायर सम गुड्स और सर्विसेज आप बोल सकते हैं, एन असेट वर्ड थोड़ा सा खराब लगता है। बट स्टिल ओवरऑल अगर आप सेंटेंस को देखेंगे ना, तो उससे यही पता चलता है कि क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आप एक साल में उठा लेते हो। आंसर इज यस, इसीलिए मैंने उसको ट्रू में आंसर दिया है। Independent branches, 24, independent branches maintain independent accounting records, true। Depreciation is a charge against profit, true। plain sentence अभी आ रहे हैं। Compensation paid to employee who are retrenched is a capital expenditure, no sir, false, it's a revenue expenditure, PL में जाता है। In case of hire purchase system, the interest charged by the vendor is calculated on the basis of outstanding cash price, true। outstanding cash price के ऊपर ही interest का rate multiply होता है तो interest निकलता है। When complete sequence of accounting procedure is done, what happens frequently and repeatedly in the same direction, then it is called an accounting cycle। ये क्या क्वेश्चन है भाई? When complete sequence of accounting procedure is done, which happens frequently and repeatedly in the same direction, then it is called an accounting cycle। ये वो वर्ड से, माने बुक में जो डायरेक्टली वर्ड दिया हुआ है ना, उसके बेस पे ट्रू लग रहा है देखने से कि भाई एक पूरे अकाउंटिंग प्रोसीजर का कंप्लीट सीक्वेंस अगर कंप्लीट कर दें तो उसको एक अकाउंटिंग साइकिल बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। 29, लायबिलिटीज आर रिसोर्सेस ओन्ड बाय बिजनेस
विद द पर्पज ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट, नहीं, असेट होगा इसका आंसर, फॉल्स. एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर कैश प्राइस इज नोन एज इंटरेस्ट, ट्रू. एचपी प्राइस और कैश प्राइस के डिफरेंस को ही तो इंटरेस्ट बोलते हैं ना. (31) Bad debts are apportioned among departments in the proportion of sales of the each department, true. Bad debt ज्यादा सेल होगा तो बैड डेट भी ज्यादा होगा, तो सेल रेशियो में डिवाइड होता है. जॉइंट वेंचर इज ए टेम्पररी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू. As per the concept of conservatism, accountant should provide all possible losses but should not anticipate profits, true. Hybrid basis of accounting is the combination of both cash as well as accrual basis, true. बहुत पहले हाइब्रिड बेसिस फॉलो होता था. मुझे याद है जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग थे ना, 20 साल पहले की बात बोल रहा हूं, ये लोग क्या करते थे, सारी इनकम को तो कैश बेसिस पे लिखते थे और सारे एक्सपेंडिचर को अक्रूवल बेसिस पे. जो ऑडिट का फीस आता था, बहुत पुराने 20-25 साल पहले की बात बोल रहा हूं, फीस जब आता था तब इनकम में लिखते थे और एक्सपेंस जब इनकर करते थे तभी लिख देते थे. तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का 12 बज जाता था. आप एक्सपेंस को अक्रूवल बेसिस पे लिख देंगे, इनकम को बाद में लिखेंगे मिलते वक्त, दैट इज नॉट करेक्ट. तो वो हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आजकल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसने हाइब्रिड बेसिस को कहीं पे अलाउ किया ही नहीं है. ओनर ऑफ ए बिल मीन्स द एक्सेप्टर रिफ्यूजेस टू ऑनर हिज कमिटमेंट ऑन ड्यू डेट एंड फॉर दिस पेमेंट ऑफ द बिल ऑन द रिप्रेजेंटेशन डज नॉट टेक प्लेस, फॉल्स. सेम क्वेश्चन ऊपर आया था, वहां डिजॉनर लिखा था तो मैंने ट्रू बोला था. ये ऑनर है तो मुझे फॉल्स लिखना पड़ेगा. 18 नंबर में देखो, 18 नंबर क्वेश्चन सेम है, उसको 35 बना दिया ओनर वर्ड लिख के. एज पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड डिस्क्लोज ऑल इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन. नहीं साहब, ऑल इंफॉर्मेशन वेदर रेलेवेंट और इरेलेवेंट अगर आप फर्निश कर देंगे ना तो बवाल हो जाएगा. मतलब आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट 4000-5000 पेज का हो जाएगा. इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन फर्निश करने का कोई मतलब नहीं है. ओनली दोज इंफॉर्मेशन विच आर रेलेवेंट, मटीरियल, important for the decision making of the users, they should be furnished. Whatever are required by accounting standard, they should be furnished. Whatever are required by schedule 3, those should be furnished. सारा इंफॉर्मेशन झूठ मूठ का दे रहे हो, मतलब कोई सेंस नहीं बनता है. तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि सारा इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन देना. अगर फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को छुपाना नहीं है. रियलाइजेशन अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, नो इट्स ए नॉमिनल अकाउंट. इससे प्रॉफिट मिलता है तो इट्स फॉल्स. ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, नो, ट्रेड डिस्काउंट का तो एंट्री ही नहीं होता है, फॉल्स. डायरेक्टली सेल ही कम रिकॉर्ड करते हैं. Abnormal wastage should be included in the cost of inventory as per AS2, false. Abnormal wastage PL में जाता है. In the absence of partnership deed, partners are entitled to interest on the capital at the rate of 6% per annum, false. No interest on capital should be given. Interest on loan अगर है वो 6% होता है. Realization account is opened at the time of dissolution, true. Amount spent while washing the factory building is treated as a revenue expenditure, obviously yes, true. कहां से कैपिटलाइज होगा? बिल्डिंग विल्डिंग धोने का खर्चा भी कैपिटलाइज कर दोगे क्या? कैपिटलाइज खाली उसी एक्सपेंडिचर को किया जाता है which are incurred to bring the asset ready in the working condition in the manner in which it can work in the manner intended by the management. ये तो प्योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फैक्ट्री धुलाई का खर्चा. In case of consignment sales,
revenue is to be recognized on sale of goods to a third party. True. (44) The amount by which the minimum rent exceeds the actual royalty is known as excess working. No, short working. मिनिमम रेंट अगर हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, रॉयल्टी मेरा कम आया, तो वो शॉर्ट वर्किंग बोलेंगे. एक्सेस वर्किंग के लिए फॉल्स. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स. ट्रू. अलग से आप बनाते हो, वो अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं है. एज पर AS2, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द लोअर ऑफ NRV एंड करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. नहीं, मैं नहीं मानूंगा ये. NRV एंड कॉस्ट बोलना चाहिए. अगर बेसिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फॉर्मूला हो तो इट इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ NRV एंड कॉस्ट. दैट शुड बी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. इट कैनॉट बी करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. सो मैं इसको फॉल्स बोल रहा हूं. Retiring of a bill under rebate means payment of the bill before the due date. Retirement of the bill ड्यू डेट के पहले पेमेंट करने की प्रोसेस का नाम है. ट्रू. Income and expenditure account is prepared by adopting accrual principle of accounting. True. Income expenditure मतलब ही accrual. 49. As per concept of conservatism, the accountant should provide all possible losses but should not anticipate profits. True. Already ये सम हम लोग पहले पढ़ के गए हैं. अभी थोड़ी देर पहले मैं दिखाता हूं आपको कौन सा वाला सम था. अब नहीं दिखाई दे रहा, बट मुझे याद है कि हाँ ये रहा 33. एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, अकाउंटेंट शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट शुड नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स. 33 नंबर सम में सेम क्वेश्चन था, रिपीट हो गया. ये होता है जब इस तरह से छोटे छोटे आप बेकार बेकार टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, तो इस तरह का होने का चांस रहता है. Next, the cost of developing a software for a company engaged in the software business is a revenue expenditure. No, it's a capital expenditure. असेट बन गया ना, आप इसी असेट को बार बार बेचोगे ना. Goodwill is a fictitious asset. No, I'm sorry. Goodwill is not a fictitious asset. Goodwill is an intangible asset. False. Goodwill is not a fictitious asset. P&L debit balance is a fictitious asset. An expenditure which has not been written off, like heavy advertisement expenditure not written off, is a fictitious asset. Discount on issue of debenture आप अगर बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हो, अंडरराइटिंग कमीशन अगर आप असेट साइड में लिखते हो, दे आर फिक्टिशियस असेट्स. एनी एक्सपेंस विच शुड हैव गॉन टू P&L हैज नॉट गॉन टू P&L but has gone to the balance sheet is a fictitious asset. Goodwill is a real asset. 52. Wages incurred by departmental workers of a factory for installing a new machinery is a revenue expenditure. False. It's a capital expenditure. Royalty account is a nominal account by nature. True. Trial balance would not disclose error of omission. True. मैं तो बोलूंगा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है, आप कुछ नहीं बोल सकते किस तरह का गलती है, कुछ नहीं बोल सकते. ओमिशन का है, कमीशन का है, क्या नहीं है, कुछ नहीं बोला जा सकता. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इज द depreciated value of an asset. No, it is depreciable amount.
ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप इज डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन असेट. डेप्रिसिएटेड वैल्यू इज ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टिल नाउ. ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टिल नाउ इज डेप्रिसिएटेड वैल्यू. तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप इज द डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ एन असेट फॉल्स. Original cost minus scrap is the depreciated value of an asset? No, depreciable amount of an asset which will be depreciated subsequently. And original cost minus depreciation till now is the depreciated value. तो word के कारण मैंने इसको false दिया है. The average clause is applicable when actual loss is less than the sum assured. एक्चुअल लॉस जब ज्यादा होता है तब जाके एवरेज क्लॉज लगता है, तो मैं इसमें फॉल्स लिख रहा हूं. लाइफ मेंबरशिप फी में बी कैपिटलाइज्ड एंड शोन इन द बैलेंस शीट इन द लायबिलिटी साइड. ट्रू. एनटीओ से रिलेटेड कहानी है. Bad debt are apportioned among departments in the proportion of value of sales of each department. True. Bad debt को सेल्स रेशियो, ये देखिए हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं ना अलग अलग करके, उसी से क्वेश्चन को छोटा छोटा क्वेश्चन को निकाल के रख दिया गया है. एक दो क्वेश्चन बेकार टाइप का है, मोर और लेस, बाकी क्वेश्चन ठीक है. तो रिवीजन करने के लिए अच्छा 1-2 घंटा 3 घंटा में एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा. जॉइंट वेंचर इज ए टेम्पररी पार्टनरशिप. ट्रू. As per AS2, inventory should normally be valued at historical cost or market value, whichever is lower. Market value और NRV दोनों बहुत नजदीक है. हालांकि यहां पे as per AS2 की वर्ड में NRV होना चाहिए. मार्केट वैल्यू इज नॉट द प्रॉपर वर्ड. तो अगर खाली यही लिखा रहेगा कि एज पर AS2 इन्वेंट्री शुड नॉर्मली बी वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर, हम इसको फॉल्स बोलेंगे. Because in place of market value, the word should be net realizable value. So market value, no. Market value less my selling cost is the NRV. और इसीलिए NRV is the correct answer. तो इसको मैं false बोलूंगा. When the goods are returned by branch, goods sent to branch account will be credited in the books of हेड ऑफिस. हम लोग जब माल भेजते हैं ब्रांच को तो हम लोग लिखते हैं ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. वो लोग जब वापस आए भेजेगा तो गुड्स सेंट टू ब्रांच को तो डेबिट करना पड़ेगा, टू ब्रांच लिखना पड़ेगा. तो उन्होंने कहा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. नो, इट विल बी डेबिटेड. 62. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. इंडेमनिटी बोलना चाहिए. फॉल्स. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओनली रिकॉर्ड्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड पेमेंट्स. नो, रेवेन्यू कैपिटल सब. तो फॉल्स. सेल्स बुक रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स. नो, सेल्स बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल्स. नॉर्मल लॉस ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट is shown in the consignment account. False. Normal loss कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है. In case of a trading concern, cost of goods sold and cost of sales are same. No, false. बहुत सारा जो सेलिंग एक्सपेंस वगैरह है उसको ऐड करने से कॉस्ट ऑफ सेल आता है. इन प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इनकम टैक्स पेएबल इज शोन एज ए लायबिलिटी
इन द बैलेंस शीट। फॉल्स बोलना चाहिए क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो प्रोपराइटर का टैक्स होता है, प्रोपराइटरशिप बिजनेस का टैक्स नहीं है। प्रोपराइटरशिप बिजनेस के ऊपर प्रोपराइटर टैक्स देता है। तो अगर कोई बोले इनकम टैक्स पेएबल को बिजनेस की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाना चाहिए क्या, तो द आंसर इज फॉल्स। ये प्रॉपरली एक ड्राइंग है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, ये तो रह गया आप लोगों के काम का बात। अब मैं आपको मेरी बुक्स की बात बताता हूं। मेरा तो प्रोपराइटरशिप है, सुदर्शन कुमार अग्रवाल। हम इसमें इनकम टैक्स पेएबल जो होता है वो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेरे उसी बैलेंस शीट में दिखाते हैं जो बिजनेस का बैलेंस शीट है, क्योंकि मेरा बिजनेस का और प्रोपराइटर का दो अलग अलग बुक्स है ही नहीं। मेरे बिजनेस का और प्रोपराइटर का बुक्स एक ही है, क्योंकि हम लोग मानते हैं प्रोपराइटर और प्रोपराइटरशिप बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर लोग अलग अलग एंटिटी हैं। कंपनी और शेयर होल्डर अलग अलग एंटिटी है, पर प्रोपराइटरशिप बिजनेस और प्रोपराइटर दो अलग अलग एंटिटी नहीं है। प्रोपराइटरशिप बिजनेस कोई एंटिटी ही नहीं है, उसको सेपरेट लीगल एंटिटी का वो ही नहीं मिला हुआ है, अथॉरिटी नहीं मिला हुआ है। लेकिन क्योंकि प्रोपराइटरशिप बिजनेस को लेकर के अलग से कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये नॉर्मली माना जाता है, आप लोगों की पढ़ाई में तो ज्यादा माना जाता है कि प्रोपराइटरशिप बिजनेस इनकम टैक्स पे नहीं करता है। ये सच है, प्रोपराइटर इज द असेसी। और ये क्योंकि प्रोपराइटरशिप बिजनेस वर्ड लिखा है, इनकम टैक्स पेएबल इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो फॉल्स ही लिखना चाहिए, बिकॉज प्रोपराइटरशिप बिजनेस तो असेसी ही नहीं है। जो असेसी ही नहीं है वो टैक्स पे कैसे करेगा, तो उसकी बैलेंस शीट में टैक्स पेएबल आएगा कैसे, तो प्रोपराइटर के बैलेंस शीट में आएगा। BRS is prepared to arrive at the bank balance. No, false. बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस के मिसमैच को रिकंसाइल करने के लिए बनाया जाता है। Deferred revenue expenditure is current year's revenue expenditure to be paid in later years. False. Current year expenditure to be paid in the later year are called outstanding expense. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस तो वो हो गया कि हम इनकर कर दिए, पीएल में धीरे धीरे करके भेजेंगे। आजकल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्चुअली खत्म हो गया है। आजकल धीरे धीरे खर्चा को पीएल में राइट ऑफ करने का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। कई कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक आध दो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दिखेंगे, लेकिन अदरवाइज जनरली स्पीकिंग ये जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को धीरे धीरे राइट ऑफ करते थे, दीज कॉन्सेप्ट्स आर ओवर आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको WDV बोलते हैं, फॉर डिप्रीसिएशन इज फॉलोड टू हैव ए यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डिप्रीसिएशन एंड रिपेयर्स टुगेदर। ट्रू। WDV में क्या होता है, शुरू में डिप्रीसिएशन ज्यादा होता है, रिपेयर कम होता है, टोटल स्टेबल हो गया। बाद में डिप्रीसिएशन छोटा होता जाता है, रिपेयर बढ़ता जाता है, टोटल कंसिस्टेंट रहता है। तो हम मानते हैं इस बात को, यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ डिप्रीसिएशन एंड रिपेयर टुगेदर। ट्रू। Reserve for discount on creditor has a credit balance. उल्टा, false. A promissory note can be made payable to the bearer. False. ये negotiable instrument का question है, false. All these items of revenue nature which received during the period of accounts are only shown in the income and expenditure account. नहीं, accrued होने से received होना जरूरी नहीं है। All the items of revenue nature which received during the period of accounts are only shown in the income and expenditure. No. Received और yet to be received, income accrue हो गया तो हम income and expenditure में दिखा देंगे, तो हमको false लिखना है। When the capitalization of profit method is used, the value of goodwill on the basis of future maintainable profit is more than that of the basis of super profit. Inconclusive, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मोर ही आएगा, सब कैपिटलाइजेशन रेट पे डिपेंड करता है। अब सुपर प्रॉफिट में आपने मान लो 5 साल का सुपर प्रॉफिट लिया, जैसे मान लीजिए
सुपर प्रॉफिट में क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, और सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। और कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है? सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन रेट। तो अगर कैपिटलाइजेशन रेट, अगर मान लो नंबर ऑफ ईयर 5%, 5 साल है, नंबर ऑफ ईयर मान लीजिए 5 साल है, और कैपिटलाइजेशन रेट अगर 30%, अगर 30, ध्यान से सुनो, अगर 30% है, सुपर प्रॉफिट बाय 30% is approximately 3 times, super profit into 3 times by 30% is multiplied by 3 times, roughly 3.33, और यहां नंबर, यहां 5 years है, तो कोई जरूरी नहीं कि ये वाला मोर आएगा, कोई जरूरी नहीं कि ये वाला मोर आएगा। लिखा है when the capitalization profit method is used, the value of goodwill on the basis of future maintainable profit is more than that on the basis of super profit. नहीं, ये मेरे क्वेश्चन के समझने में गलती है। When capitalization of profit method is used, then the value of goodwill on the basis of future maintainable profit is more than that on the basis of super profit. देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड अगर आप यूज कर रहे हो, ये क्वेश्चन ही मेरे लिए क्लियर नहीं है। आप कैपिटलाइजेशन मेथड अगर यूज करते हो तो सुपर प्रॉफिट का ही बेस होता है, और सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स होता है। फॉर मी दिस क्वेश्चन इज अनक्लियर, सो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट, आई एम सॉरी। मैं एक बार लास्ट पढ़ता हूं। व्हेन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड इज यूज्ड, the value of goodwill on the basis of future maintainable profit is more than that on the basis of super profit. No, I have no answer to this question because I find this question to be abrupt. इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया है मैं देख के आपको बता सकता हूं। फॉल्स लिखा है, बट मेरे लिए क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल नहीं है, सो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करके जा रहा हूं। 75, इन द केस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड। फॉल्स। ऑलवेज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट होता है, ऑलवेज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट होता है, तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो ये फॉल्स। Unrecoupable short working should be charged to P&L account. True. In the stock and debtor method accounting, balance of branch stock shows either GP or gross loss. नहीं, क्लोजिंग स्टॉक आएगा भाई उससे, तो false. ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो होता है ना उसमें आता है। प्रूडेंस इज ए कॉन्सेप्ट टू रिकॉग्नाइज ऑल लॉसेस एंड नॉट प्रॉफिट्स। इसमें बोलना चाहिए प्रूडेंस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ऑल लॉसेस बट नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। खाली प्रॉफिट लिखा है, मैं फॉल्स लिख रहा हूं। 79, revenues are matched with expenses in accordance with the matching principle. फालतू क्वेश्चन but true. Depreciation is non-cash and non-operating expense which is to be provided for if there are profits.
ना, depreciation is a non-cash expense, true. It's a non-operating expense, false. It's an operating expense, and it is to be provided if there are profits. No, it is to be provided even if there are losses. So overall मैं इसको false लिखूंगा. Next, net profit is reflected in higher cash balances, and net loss is reflected in lower net worth. एकदम एग्जैक्टली तो मैं फॉल्स बोलूंगा इसको, लेकिन क्वेश्चन देखिए बड़ा सुंदर है. नेट प्रॉफिट इज रिफ्लेक्टेड इन हायर कैश बैलेंसेस. जरूरी नहीं है, मेरे पास बहुत प्रॉफिट रहता है लेकिन कैश बैलेंस नहीं रहता है, अदर असेट्स में पैसे इन्वेस्टेड रहते हैं. क्रेडिट में माल बेचा मान लीजिए तो डेटर खड़ा हो गया, कैश नहीं है लेकिन प्रॉफिट बहुत हुआ है. सो नेट प्रॉफिट इज रिफ्लेक्टेड इन हायर कैश बैलेंसेस, आई विल से फॉल्स. लेकिन नॉर्मली जो बहुत प्रॉफिटेबल कंसर्न होते हैं उनके पास रुपया ज्यादा रहता है, कैश ज्यादा रहता है. एंड नेट लॉस इज रिफ्लेक्टेड इन लोअर नेटवर्थ, ये तो एकदम करेक्ट है. नेटवर्थ गिरेगा, लॉस होगा, तो ये करेक्ट है. लेकिन नेट प्रॉफिट इज रिफ्लेक्टेड इन हायर कैश बैलेंसेस मे नॉट बी करेक्ट, मे नॉट बी करेक्ट. तो मेरे को फॉल्स लिखना ही पड़ेगा. बट क्वेश्चन इज गुड, ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन था. नेक्स्ट, इन इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए फर्म to a partner shall be 6% per annum. नहीं, पार्टनरशिप जो पार्टनर से लोन लेता है उसका रेट 6% है. पार्टनर लोगों से पार्टनरशिप ने लोन लिया तो 6% है. पार्टनरशिप ने जो लोन दिया ये तो देखना पड़ेगा. नहीं, हम लोग तो पार्टनर्स लोन 6% बोलते आए हैं, लेकिन ये दूसरा घुमा दिया थोड़ा सा. इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू ए पार्टनर शैल बी 6% पर एनम. मेरी समझ से पार्टनरशिप फर्म जो लोन देगा पार्टनर को, उसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करके ही लोन देगा. नहीं, ये थोड़ा सा पार्टनरशिप एक्ट देखना पड़ेगा. मैं एक बार इस लाइन के कारण एक बार मैं इसको फॉल्स बोलता हूं, क्योंकि मेरी नजर में क्या है, जो पार्टनर देता है लोन पार्टनरशिप फर्म को, उस पर 6% ब्याज मिलता है. जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देता है उसमें कोई 6% का रूल ऐसा नहीं है टू माई माइंड. फिर भी मैं इसको एक बार देखूंगा फिर बताऊंगा. अभी आप इसको फॉल्स लिख के रखो. चलिए, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है. अब हम लोग बनाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन. तो ये क्लास अभी खत्म करते, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. चलो, बाय बाय, थैंक यू.